हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल स्टैप। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा ये 10 एमसीक्यू का सेशन रहता है, तो आज के सेशन के अंदर हम ज्योग्राफी के एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज या फिर जो भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं उन सबको आज हम इन सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ सिविल स्टैप हिमाचल आप लोगों के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन हाइब्रिड मोड में एचपीएस एग्जाम, एचपी एनटी एग्जाम और एचपी एलाइड एग्जाम के कोर्सेज लेके आया है, जिसकी जानकारी आप सिविल स्टैप हिमाचल की कनेक्टेड ऐप के थ्रू भी ले सकते हैं और स्क्रीन पे दिखाए गए नंबर पे कॉल करके जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। इन कोर्सेज की खासियत यह है कि इसके अंदर आपको पर्सनलाइज मेंटरशिप, लाइव ऑनलाइन लेक्चर, स्टडी मटेरियल हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी में, मॉक टेस्ट, प्रीलिम्स प्लस मेंस, फ्री करंट अफेयर मैगजीन और वीकली डाउट सेशंस आपको देखने को मिलते हैं। तो आप लोगों की अगर कोई भी क्वेरी इन कोर्सेज के रिगार्डिंग है तो आप स्क्रीन पे दिखाए गए नंबर पे आप कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या फिर इस सिविल स्टैप की ऐप को आप डाउनलोड करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं हम अपने सेशन की तरफ। तो आज के सेशन के अंदर हमारा पहला सवाल ये है कि अरेंज द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। आपको इन माउंटेन रेंजेस को नॉर्थ टू साउथ ऑर्डर में अरेंज करना है। तो ये रेंजेस कौन कौन सी हमारे पास दे रखी हैं? सतपुड़ा है, अरावलीज है, विंध्यास है और नीलगिरीस है। तो सबसे पहले हम आपको पहले बता दूं, ये जो क्वेश्चन है ये मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन है। आपका एटलस का बहुत बड़ा रोल रहता है इसके अंदर, तो आप लोग एटलस को जरूर कंसल्ट किया करें, उसको जरूर देखा करें, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि कौन कौन से हमारे पास जो भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं रिगार्डिंग द प्लेसेस इन न्यूज है, या फिर अगर कोई माउंटेन रेंजेस हैं, कोई वाटर बॉडीज हैं, ताकि आपको पेपर के अंदर कठिनाई का सामना ना करना पड़े। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नॉर्थ टू साउथ की। तो सबसे नॉर्थ में आपको जो रेंज देखने को मिलेगी दैट इज अरावलीज। अरावलीज के थोड़ा हम नीचे आएंगे तो आपको विंध्यास देखने को मिलेंगे, फिर आपको सतपुड़ास और उसके बाद फिर नीलगिरीस। तो अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल नॉर्थ के अंदर आपको अरावलीज देखने को मिल रहे हैं, देन विंध्यास। तो 2 और 3, तो 2 और 3 यहां पे आ रहा है ए ऑप्शन के अंदर। तो ए ऑप्शन विल बी दी राइट आंसर होना चाहिए। तो आओ देखते हैं अब हम इसका आंसर। तो इसका आंसर बिल्कुल यही ए ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसको मैप के थ्रू भी हम अब चेक करेंगे, क्योंकि मैप से आपको ज्यादा बेटर वे में क्लैरिटी होगी क्या क्या चीजें आपने यहाँ पे कवर करनी है। तो इसके बाद अगर मैं मैपिंग की बात करूं तो सबसे पहले आपको बिल्कुल नॉर्थ में जो रेंज देखने को मिल रही है दिस इज योर अरावलीज। अरावलीज के बाद ये रहे आपके विंध्यास। विंध्यास के बाद अगर मैं बात करूं तो ये हैं आपके सतपुड़ास, और जो क्वेश्चन में पूछा गया था देन लास्ट में आते आते नीलगिरी। तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ कुछ और इंपॉर्टेंट रेंजेस भी हैं। अगर मैं सेंट्रल इंडिया की बात करूंगा, जैसे कि आपकी कैमूर रेंज होगी, आपकी माइकाल रेंज है, इसके बाद देन योर अजंता रेंज, फिर उसके बाद अगर हम और नीचे बात करेंगे देन बालाघाट रेंज है, सतमाला रेंज है। तो ये इंपॉर्टेंट रेंजेस ऊपर आप देख लेंगे, यहाँ पे काराकोरम रेंज, नॉर्थ ईस्ट में पटकाई रेंज। तो ये इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं और आपको ये पता होना चाहिए, और अक्सर सवाल आपको देखने को भी मिलता है। पहले भी पिछले एचएस के अंदर भी आपको यहाँ से सवाल देखने को मिला था। तो मेक श्योर इस रीजन की आप रेंजेस जरूर एक बार एटलस के अंदर चेक करें। इसके बाद अगर मैं एक्सप्लेनेशन की भी बात करूंगा आगे, तो सेम वही एक्सप्लेनेशन आपको दे रखी है कि नॉर्थ टू साउथ की अगर हम बात करेंगे तो करेक्ट ऑर्डर आपको अरावलीज जो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया राजस्थान के अंदर, फिर आपको विंध्यास सेंट्रल इंडिया के अंदर देखने को मिलेंगे, सतपुड़ास की मैं बात करूंगा सदर्न मध्य प्रदेश में, और नीलगिरी की अगर मैं बात करूं तो आपको साउथ इंडिया के अंदर देखने को मिलती है। क्लियर है बात? तो ये सब इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपको पता होने चाहिए। इसके बाद चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू अरावली रेंज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अरावली रेंज के एस्पेक्ट में आपको ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, तो आपको पहले तो इन स्टेटमेंट्स को देखना है, देन उसके बाद जो क्वेश्चन में पूछा गया होगा हम वो चीज क्वेश्चन को जो एड्रेस करना है हमने उसको एड्रेस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इट इज वन ऑफ द यंगेस्ट माउंटेन रेंजेस इन इंडिया। सेकंड स्टेटमेंट द अरावली रेंज एक्सटेंड्स फ्रॉम दिल्ली टू गुजरात। थर्ड स्टेटमेंट इज गुरु शिखर इज द हाईएस्ट पीक लोकेटेड इन राजस्थान। अब क्या पूछ रहा है वो, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव, जो ऊपर स्टेटमेंट्स दे रखे हैं क्या करेक्ट हैं? तो इनमें से 1 2 3 कौन से करेक्ट हैं ये हमने बताना है। तो करेक्ट हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इट इज वन ऑफ द यंगेस्ट माउंटेन रेंजेस, ये बिल्कुल स्टेटमेंट गलत है। विद रेफरेंस टू अरावली रेंज, अरावली रेंज एक्सटेंड फ्रॉम दिल्ली टू गुजरात, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। देन गुरु शिखर इज द हाईएस्ट पीक लोकेटेड इन राजस्थान, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर जो होना चाहिए 2 and 3 विल बी दी राइट आंसर। तो आओ इसके एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। बिल्कुल सही है आंसर, बी विल बी दी राइट आंसर। अब यहां पे इसके एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट क्यों है? इट अरावली रेंज इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन रेंजेस इन द वर्ल्ड, और इनको हम रेलिक्ट माउंटेन या फिर डेन्यूडेड माउंटेन के नाम से भी जानते हैं। अब अगर मैप की बात करेंगे तो यही अरावलीज आपको देखने को मिल जाएंगी गुजरात से लेके आपके टिल दिल्ली तक आपको एक्सटेंड होती हुई देखने को मिल रहे हैं। गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, हरियाणा होते हुए टिल दिल्ली तक आपको इनका एक्सटेंशन देखने को मिलता है। क्लियर है बात? तो अब चलते हैं
अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज विच सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इज डायरेक्टली एड्रेस्ड बाय द यूएन ओशन कॉन्फ्रेंस। तो कौन सा सस्टेनेबल गोल यूएन ओशन कॉन्फ्रेंस से डायरेक्टली एड्रेस हुआ है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 13 या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 12, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 15। तो अगर मैं इसकी बात करूं देन यहाँ पे किसके रेस्पेक्ट में पूछा गया? यूएन ओशन कॉन्फ्रेंस में। तो इसके साथ जो एड्रेस हुआ है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, दैट इज द लाइफ बिलो वाटर, दैट इज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14। तो एक बार इसका आंसर चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही, दैट इज द आंसर सी विल बी द राइट आंसर। एक एक्सप्लेनेशन की बात करें, द यूएन ओशन कॉन्फ्रेंस इज फोकस्ड ऑन कंजर्विंग सस्टेनेबली यूजिंग द ओशंस, सीज, marine resources which correspond to sustainable development goal 14, that is the life below water। तो ये आपको पता होना चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कौन कौन से हैं हमारे। क्लियर है बात? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया एक्सपीरियंसेस मोर रेनफॉल देन द ईस्टर्न कोस्ट ड्यू टू साउथ वेस्टर्न मॉनसून। तो फर्स्ट असर्शन हमारे पास ये है, रीजन क्या है? द वेस्टर्न घाट इंटरसेप्ट द मॉइस्चर लेडन विंड्स फ्रॉम द अरेबियन सी। तो ए, बी, सी या डी, जहां ए ऑप्शन ये बोल रहा है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी ऑप्शन बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। तो आओ सबसे पहले देखते हैं अब हम यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यस वेस्टर्न घाट वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया एक्सपीरियंसेस मोर रेनफॉल देन द ईस्टर्न कोस्ट ड्यू टू साउथ वेस्ट मॉनसून। ये बिल्कुल सही है, बिकॉज द वेस्टर्न घाट इंटरसेप्ट द मॉइस्चर लेडन winds from the Arabian Sea। ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर जो होगा both A and R are true and R is the correct explanation of A will be the right answer। तो एक बार इसका आंसर चेक करते हैं। यस, आंसर A will be the right answer। अब यहाँ पे अगर मैं एक्सप्लेनेशन की बात करूँ तो इसको हम थोड़ा सा मैपिंग के जरिए समझेंगे ताकि आप लोगों को इस चीज की क्लैरिटी मिल सके। अगर मैं यहाँ पे क्लियरली बात करूँ तो आप ध्यान से देखना, सपोज करो दिस इज योर, ये आपके वेस्टर्न घाट्स हैं और ये है आपका अरेबियन सी। क्लियर? दिस इज योर अरेबियन सी, दिस इज योर वेस्टर्न घाट्स, और दिस इज, अगर मैं बात करूं, दिस इज आपका बे ऑफ बंगाल है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं यहाँ पे, और ये हैं आपके ईस्टर्न घाट्स। अब इसी चीज को मैं आगे चल के यहाँ पे अभी इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो सपोज करते हैं, तो यहाँ पे इसी चीज को आप इस तरह से देखेंगे कि ये यहाँ पे, ये दिस इज योर, ये दूसरा एस्पेक्ट की बात कर रहा हूँ, ये आपका अरेबियन सी है। तो यहाँ पे इसी चीज को मैं रिप्रेजेंट करने के लिए ये आपके वेस्टर्न घाट्स आ गए हैं यहाँ पे। क्लियर है बात? तो ये आपके वेस्टर्न घाट्स कुछ इस तरह से देखने को मिलते हैं। तो यहाँ से आपको ये ओरोग्राफिक लिफ्टिंग आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे ओरोग्राफिक जब लिफ्टिंग देखने को मिलेगी तो ये क्या करेंगे? मॉइस्चर लेडन विंड को ट्रैप करेंगे, जिस वजह से आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? रेनफॉल देखने को मिलेगा। और ये जो जोन होगा ये बन जाएगा आपका विंडवर्ड साइड के अंदर। और इसके दूसरे एस्पेक्ट में जो आपका विदर्भ वाला रीजन आपको देखने को मिलता है, ठीक है, ये वाला जो रीजन होगा ये आपका चला जाएगा रेन शेडो जोन के अंदर। इसलिए जो आपका याद रखना कि जो ये जो साउथ वेस्ट मानसून है उसके अंदर वेस्टर्न घाट जो क्या करते हैं, इस ओरोग्राफिक रेनफॉल या जो मॉइस्चर आ रहा है अरेबियन से उनको ट्रैप करते हैं और मैक्सिमम रेनफॉल आपको इस सेक्शन के अंदर देखने को मिलता है। और इसी के कारण आप देखेंगे यहाँ पे आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट वेजिटेशन भी देखने को मिलती है। तो वेस्टर्न घाट lie parallel to the Arabian Sea, cause orographic rainfall when the moist monsoon wind are forced to rise। आप ये देख रहे हैं यहाँ पे ये उठी हवाएं यहाँ पे, रिजल्टिंग इन हैवी रेनफॉल ऑन दी वेस्ट कोस्ट। इस कोस्ट पे आपको रेनफॉल देखने को मिलता है। क्लियर होगी बात? तो आई होप यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अ फार्मर इन महाराष्ट्र ग्रोज कॉटन बट सफर्स ड्यू टू डिलेड मॉनसून। दिस इज बिकॉज, इसका कारण क्या है? फर्स्ट ऑप्शन, कॉटन रिक्वायर्स शैलो सॉइल, cotton needs high rainfall and a long frost free period, cotton is a temperate crop, cotton grows only in hilly regions। तो इसकी अगर मैं क्लियरली बात करूंगा तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे पूछ क्या रहा है वो कि यहाँ पे महाराष्ट्र के फार्मर ने कोई कॉटन ग्रो किया है पर उसको सफर कर रहा है ड्यू टू डिलेड मॉनसून। इसका कारण क्या है? यस, इसका कारण जो है कॉटन नीड्स हाई रेनफॉल एंड लॉन्ग फ्रॉस्ट फ्री पीरियड। तो आपको 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज आपको देखने को मिल चाहिए कॉटन के लिए। तो इसका कारण यही है बी ऑप्शन। तो इसका आंसर होना चाहिए बी ऑप्शन। तो बी विल बी द राइट आंसर। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, कॉटन इज अ खरीफ क्रॉप, रिक्वायर्स मॉडरेट रेनफॉल 60 to 100 एंड 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज। डिलेड मॉनसून रिड्यूसेस सॉइल मॉइस्चर अफेक्टिंग
यील्ड। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको क्लियरली पता होने चाहिए रिगार्डिंग दी कॉटन। अब अगला सवाल है द इनलैंड वाटरवे नेशनल वाटरवे 1 कनेक्ट्स विच टू सिटीज। तो नेशनल वाटरवे 1 किन दो सिटीज को कनेक्ट कर रहा है, ए बी सी या डी ऑप्शन। तो फटाफट से आप बताएंगे क्या होगा। तो अगर मैं नेशनल वाटरवे 1 की बात करूंगा तो नेशनल वाटरवे 1 हल्दिया से इलाहाबाद या फिर जिसका नाम अब प्रयागराज है तो इसको कनेक्ट करता है। तो ए ऑप्शन विल बी दी राइट आंसर। तो इसका आंसर बिल्कुल ए ऑप्शन ही है। अगर हम यहाँ पे बात करें एक्सप्लेनेशन की तो नेशनल वाटरवे 1 रन्स अलोंग गंगा रिवर 1620 किलोमीटर हल्दिया वेस्ट बंगाल टू इलाहाबाद प्रयागराज यूपी में, प्रमोटिंग इनलैंड नेविगेशन और ट्रेड। तो अभी रिसेंटली अगर हम बात भी करें तो गंगा विलास क्रूज जैसे आपको प्रोजेक्ट्स देखने को भी मिले थे यहाँ पे वाराणसी के अंदर, काशी के अंदर, तो इसी रिवर के ऊपर, गंगा रिवर के ऊपर ही आपको देखने को मिला था। अब पर्टिकुलरली बात करें और नेशनल वाटरवेज की तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए नेशनल वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे हमें देखने को मिलता है, वो पर्टिकुलरली हमें नोएडा के अंदर देखने को मिलता है। तो ये इस चीज़ को आप याद रखेंगे, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, नेशनल वाटरवेज का जो हेडक्वार्टर है आपका ये आप याद रखेंगे। तो इसका जो हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल रहा है नोएडा के अंदर। और अब जो हमारे पास इंपॉर्टेंट नेशनल वाटरवेज है एक बार हम उनको भी मैप के थ्रू देखेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे क्लियरली बात करूंगा नेशनल वाटरवेज की तो नेशनल वाटरवेज में आपको जिस चीज़ का पता होना चाहिए तो देख लो आप, नेशनल वाटरवे 1 गंगा हल्दिया टू इलाहाबाद 1620 किलोमीटर। तो आप ये देख लेंगे यहाँ पे, दिस इज योर हल्दिया, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पर्टिकुलरली देखने को मिल जाएगा दिस इज इलाहाबाद प्रयागराज, क्लियर है। देन नेशनल वाटरवे 2 की हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्रा रिवर के ऊपर, कहाँ से, सादिया से लेके धुबरी तक। ये सादिया और ये धुबरी, धुबरी वो जगह जहां से गंगा, सॉरी गंगा नहीं ब्रह्मपुत्रा, याद रखना इट्स ब्रह्मपुत्रा, सॉरी धुबरी वो जगह है जहां से ब्रह्मपुत्रा साउथवर्ड 90 डिग्री का टर्न लेके बांग्लादेश में एंटर करते हैं। तो धुबरी वो टाउन जहां से आपकी ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है क्या कर रही है, 90 डिग्री का टर्न लेके आपका बांग्लादेश के अंदर एंटर करती है। तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। देन नेशनल वाटरवे 3 वेस्ट कोस्ट कैनाल, कहां से, कोल्लम टू कोट्टापुरम। तो ये इंपॉर्टेंट, और इसी को कोल्लम टू कोट्टापुरम की बात करेंगे, इसी के ऊपर आपको उद्योग मंडल कैनाल देखने को मिलती है, क्लियर है बात। देन नेशनल वाटरवे 4 की हम बात करेंगे, गोदावरी कृष्णा कैनाल्स के ऊपर आपको देखने को मिलेगा, कहां कहां से, काकीनाडा टू पुडुचेरी, ये दिस इज योर काकीनाडा, ठीक है, दिस इज योर पुडुचेरी। इस कैनाल का नाम क्या है, दैट इज बकिंगम कैनाल। तो याद रखना आपने, बकिंगम कैनाल इसके साथ एसोसिएटेड। देन नेशनल वाटरवे 5 की अगर हम बात करें, ब्राह्मणी डेल्टा या इसके ऊपर जो और कैनाल्स हैं कहां कहां से, गोइन खाली टू तालचेर। तो आप ये याद रखेंगे, दिस इज योर गोइन खाली टू तालचेर, दिस इज योर तालचेर, ठीक है। देन इसके बाद अगर मैं बात करूं नेशनल वाटरवे 6 की, बराक रिवर के ऊपर, कहां पे, मणिपुर के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी बराक रिवर। देन कहां कहां से है, लखीपुर टू भंगा। तो ये इंपॉर्टेंट नेशनल वाटरवेज आपको पता होना चाहिए। कल को वो बोले कि इनको लेंथ वाइज क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में आप अरेंज करो फ्रॉम डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो सबसे पहले आप इसको याद रखने का ट्रिक आप याद रखेंगे, दैट इज 14, 25, 36। मतलब 14 में आप 11 ऐड करो, 25 में 11 ऐड करो, और उसमें इस तरह से आपको ये इसको याद रखने का ट्रिक है। तो नेशनल वाटरवे 1 सबसे बड़ा, फिर नेशनल वाटरवे 4, फिर नेशनल वाटरवे 2, फिर नेशनल वाटरवे 5, फिर नेशनल वाटरवे 3 और लास्ट में नेशनल वाटरवे 6। तो 14, 25, 36 आप याद रखेंगे, बस 14 याद रखना, उसमें 11 ऐड ऑन करते रहना है आपने। तो इस तरह से, क्लियर है बात। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, क्लियर होगी बात। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इंडियाज मिनरल रिसोर्सेज। तो इंडिया के मिनरल रिसोर्सेज के एस्पेक्ट में डिफरेंट स्टेटमेंट्स दी हैं और आपने बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट क्या है करेक्ट, कौन सी है। तो क्लियर है बात। तो पहली स्टेटमेंट पे चलते हैं, मैग्नीज इज द एसेंशियल फॉर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, फर्स्ट स्टेटमेंट ये है। सेकंड इज ओडिशा इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट एंड आयरन ओर, सेकंड। थर्ड स्टेटमेंट इज गोंडवाना कोल हैज हायर कार्बन कंटेंट देन टर्शरी कोल, एंड द फोर्थ स्टेटमेंट इज झारखंड हैज नो रिजर्व्स ऑफ यूरेनियम। तो आओ चलते अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट्स हमें देखने को मिल रही हैं। तो यस, मैग्नीज एसेंशियल फॉर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री पहली सही है। ओडिशा इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट एंड आयरन ओर, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। गोंडवाना कोल हैज हायर कार्बन कंटेंट देन द टर्शरी कोल, ये स्टेटमेंट भी पूरी तरह से सही है। झारखंड हैज नो रिजर्व्स ऑफ यूरेनियम, ये गलत है, जबकि जादूगुड़ा जो आपकी माइन है यूरेनियम की वो तो आपको यहीं देखने को मिलती है। तो इस वजह से ये जो स्टेटमेंट है आपकी पूरी तरह से गलत होती है। तो इसका आंसर जो होगा 1, 2 एंड 3 ओनली विल बी दी राइट आंसर। तो एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही आंसर ए ऑप्शन ही आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। और अगर मैं बात करूं एक्सप्लेनेशन की, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, मैग्नीज इज यूज्ड इन स्टील हार्डनिंग। स्टेटमेंट 2
भी ट्रू है। उड़ीसा लीड्स इन बोथ बॉक्साइट, जिसमें कोरापुट और आपके आयरन ओर में क्योंझर और सुंदरगढ़ माइंस देखने को मिल जाती हैं। स्टेटमेंट 3 भी बिल्कुल ट्रू है। गोंडवाना कोल परमियन हैज हायर कार्बन एंड कैलोरिफिक वैल्यू देन द टर्शरी कोल, जो कि असम और मेघालय में देखने को मिलेगा। और स्टेटमेंट 4 जो फॉल्स है, झारखंड के अंदर जो जादूगुड़ा है हैज इंडियाज ओल्डेस्ट यूरेनियम माइंस, और भारत की ओल्डेस्ट यूरेनियम माइंस आपको यहीं जादूगुड़ा जो है झारखंड के अंदर देखने को मिलती है। तो ये सब इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं, तो आप सबको ये पता होने चाहिए। अब अगला सवाल, assertion और रीजन बेस। द तमिलनाडु कोस्ट रिसीव रेनफॉल मेनली इन द मंथ्स ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर। रीजन क्या है? ड्यूरिंग दीज मंथ्स द नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी ब्रिंगिंग मॉइस्चर लेडन विंड टू द ईस्टर्न कोस्ट। अब ए बी सी या डी क्या इसके सही ऑप्शन है? तो अगर सबसे पहले मैं बात करूं तो पहली स्टेटमेंट की बात करेंगे तो तमिलनाडु कोस्ट रिसीव कर रहा है रेनफॉल मेनली इन द मंथ्स ऑफ अक्टूबर नवंबर, ये स्टेटमेंट पूरी तरह से सही है। देन ड्यूरिंग दिस मंथ द नॉर्थ ईस्टर्न मानसून विंड्स ब्लोज फ्रॉम लैंड टू सी ब्रिंगिंग मॉइस्चर टू द ईस्टर्न कोस्ट, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो इसलिए ए बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर जो है ए ऑप्शन होना चाहिए, तो बिल्कुल यही इसका सही आंसर भी है। अब अगर इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट मानसून, जिसको रिट्रेटिंग मानसून बोलते हैं, मॉइस्चर कहां से पिक करता है? बे ऑफ बंगाल से, व्हाइल क्रॉसिंग इट ब्रिंगिंग रेनफॉल टू तमिलनाडु कोस्ट एंड कोस्टल आंध्र प्रदेश ड्यूरिंग अक्टूबर एंड नवंबर। इस चीज को आप इस तरह से समझिए, यहाँ पे सपोज करते हैं, हम इसको मैप के थ्रू देखते हैं। ये है आपका, दिस इज अ पेनिसुलर इंडिया, और ये मान के चलता हूं मैं क्या है आपका तिब्बतियन प्लेट्यू है, ये तिब्बतियन प्लेट्यू है। क्लियर है बात? अब सबको पता है कि जब इस टाइम का ये वो फेज है जब तिब्बतियन प्लेट्यू में क्या देखने को मिलता है आपको? लो टेम्परेचर देखने को मिलेगा। अगर टेम्परेचर लो है तो ऑब्वियस ही बात है प्रेशर आपका क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। और हाई प्रेशर होगा तो इसके कंपैरिजन में अगर हम यहाँ पे नीचे बात करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा? दैट इज लो प्रेशर। इस जोन के अंदर आपको, इस पर्टिकुलर फेज के अंदर आपको यहाँ पे लो प्रेशर देखने को मिल जाएगा। और लो प्रेशर देखने को मिलेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि क्या होगा? हवा कहाँ से चलती है? फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो। तो इस टाइम पे जो हवा होगी कहाँ से चल रही होगी? दैट इज फ्रॉम दिस तिब्बतियन प्लेट्यू। तो इस तिब्बतियन प्लेट्यू से टुवर्ड्स किधर को आपको देखने को मिल रही होगी? पर्टिकुलरली आपका दिस लैंड टू सी हवा आपको देखने को मिल रही होगी। तो इसीलिए हवा कहाँ से आ रही होगी? लैंड टू सी की तरफ आपको देखने को पर्टिकुलरली मिल जाएगी। और एक चीज और याद रखना, जो आपका साउथ वेस्ट मानसून है, जब मानसून आता है इंडिया में, मालाबार कोस्ट पे हिट करता है, तो उस टाइम की खासियत यह है कि तमिलनाडु की कोस्ट का ओरिएंटेशन ऐसा है कि वो साउथ वेस्ट मानसून के विंड्स को ट्रैप नहीं करता है, पर पर्टिकुलरली जो आपकी नॉर्थ ईस्ट मानसून हैं उनकी विंड्स को ये क्या करेगा? ट्रैप करता है। तो तमिलनाडु कोस्ट की ओरिएंटेशन ही ऐसी है कि ये साउथ वेस्ट मानसून में आपको वहां पे कोई बारिश नहीं देखने को मिलेगी। और पर्टिकुलरली जब नॉर्थ ईस्ट मानसून, जब डायरेक्शन रिवर्स होती है, नॉर्थ ईस्ट बनता है, तो उस टाइम पे इस तमिलनाडु की कोस्ट पे आपको पर्टिकुलरली कुछ पार्ट्स ऑफ आंध्रा की कोस्ट पे आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल जाएगा? रेनफॉल देखने को मिल जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको पर्टिकुलरली पता होनी चाहिए इसके साथ साथ। तो आई होप यहां तक आपको चीज क्लियर हो गई होगी। और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर सिस्टम डज नॉट फॉर्म अ डेल्टा बिफोर एंटरिंग द सी? तो वो बोल रहा है इनमें से कौन सी ऐसी रिवर है जो डेल्टा फॉर्म नहीं करती है सी में एंटर होने से पहले। तो आपके पास यहाँ पे 4 रिवर्स दी हैं, महानदी, गोदावरी, नर्मदा और कृष्णा। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो इसका आंसर जो होगा दैट इज नर्मदा रिवर है, जो कि कोई भी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है सी में एंटर होने से पहले। इनफैक्ट जो नर्मदा है ये आपकी क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है। क्लियर है बात? तो इस चीज को आप याद रखेंगे। तो एक बार इसका आंसर चेक कर लेते हैं। तो सी ऑप्शन नर्मदा ही इसका आंसर है। और जितनी भी रिवर्स है, महानदी हो गया आपका, गोदावरी है, कृष्णा है, ये सारी कैसी हैं? ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। तो ये याद रखना है आपने, ये कैसी हैं? ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं ये। और जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स होती हैं ये क्या करती हैं? ये करती हैं आपके डेल्टा का निर्माण। जबकि आपकी जितनी भी ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं वो क्या बनाती हैं जनरली? आपकी दैट इज दी एस्चुरी बनाती हैं। क्लियर है बात? तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आपको पता होना चाहिए। द नर्मदा फ्लोज थ्रू अ रिफ्ट वैली बिटवीन किस किस के? विंध्याचल और सतपुड़ा, जो हमने पहले भी देखे थे। डायरेक्टली एंटर्स द अरेबियन थ्रू एन एस्चुरी नॉट अ डेल्टा, ये याद रखना है। इन कॉन्ट्रास्ट ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स लाइक महानदी, गोदावरी, कृष्णा फॉर्म एक्सटेंसिव डेल्टा ऑन द ईस्ट कोस्ट। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है
Which of the following soil is most suitable for dryland farming in the Deccan Plateau? तो इनमें से कौन सी जो जितनी भी आपके पास सॉइल्स दे रखी हैं, कौन सी सबसे ज्यादा सुटेबल है फॉर ड्राईलैंड फार्मिंग इन द डेक्कन प्लेट्यू? रेड सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल, लेटराइट सॉइल या फिर अलूवियल सॉइल? तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे यहाँ पे ड्राईलैंड फार्मिंग इन द डेक्कन प्लेट्यू की, तो सबसे सुटेबल सॉइल है दैट इज ब्लैक कॉटन सॉइल। तो इसका आंसर जो होना चाहिए आपका दैट इज दी बी ऑप्शन विल बी दी राइट आंसर। तो यस, इसका आंसर बी ही है, दिस इज दी ब्लैक कॉटन सॉइल। क्लियर है बात? तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ब्लैक कॉटन सॉइल, जिसको हम रेगुलर सॉइल के नाम से जानते हैं, रिटेन करता है मॉइस्चर इवन ड्यूरिंग ड्राई पीरियड्स ड्यू टू इट्स हाई clay content and fine texture, making it ideal for dryland farming of cotton, millets and pulses in महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। इवन इसी सॉइल को हम सेल्फ प्लोइंग सॉइल के नाम से भी जानते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक। और इसी ब्लैक कॉटन सॉइल के साथ जिनको हम डेक्कन प्लेट्यू की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम इनको डेक्कन ट्रैप्स के नाम से, या डेक्कन ट्रैप्स कहीं वर्ड आ जाए तो वो भी इसके साथ ही एसोसिएटेड है, ठीक है। तो इसके अंदर वेल डेवलप्ड क्रैक्स बनते हैं जो मॉइस्चर रिटेन भी करते हैं, ताकि सॉइल इजीली, सीड इजीली खुद ही अंदर चला जाता है और जर्मिनेट हो जाता है। तो इसी वजह से इसको हम सेल्फ प्लोइंग सॉइल के नाम से भी जानते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, आपको कुछ ना कुछ कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिली होगी। तो इस तरह के सेशन आप तक और आए तो सेशन को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट सेशन में। सो थैंक यू वेरी मच।